ऐतिहासिक चुनाव, 6 राज्यों में टकराव। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सियासी दलों के बीच पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने आम चुनाव में 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पार्टी नेतृत्व चाहता है कि बीजेपी अपने बूते पर 370 सीटें हासिल करे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज भी की है। मौजूदा चुनाव में भी पीएम मोदी प्रचार में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। साथ ही देश के बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। इस सब के बावजूद 2024 की बिसात में 6 राज्य चुनौती पेश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र और बिहार में पार्टी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में है। दिक्कत यह है कि शिवसेना टुकड़ों में बंट चुकी है। वहीं जेडीयू भी पहले की तरह दमदार हालत में नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही झारखंड और कर्नाटक में राज्य सरकार की बागडोर विपक्ष के हाथों में, जबकि ओडिशा में 2019 की साथ ही बीजेडी चुनावी दंगल में चुनौती पेश कर रही है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। लोकसभा चुनाव का रण, जमीन पर भीषण भिड़न। मोदी के फेस का असर, कई स्टेट में बीजेपी को बढ़ा। छह राज्यों में टक्कर, 193 सीटों से अंजाम पर असर। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, मुकाबला बना जोरदार। कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, जनमत किस तरफ मुड़ेगा? साथियों पर दारोमदार, महाराष्ट्र, बिहार में मजधार। मोदी के भरोसे सहयोगी, बीजेपी के सहारे नैया पार होगी। झारखंड, कर्नाटक में विरोधी सरकार, टकराव आर पार। ओडिशा में जुदा समीकरण, 2019 के दोस्त से टक्कर। छह राज्यों के अलग हालात, 24 चुनाव की तगड़ी बिसात। देश की सत्ता हासिल करने के लिए सियासी दलों को अलग अलग राज्यों में जीत हासिल करनी होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लोकप्रियता के चरम पर हैं, लेकिन विशाल भारत के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का भी गहरा असर है। लिहाजा सबसे बड़ा दल होने के बावजूद बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए रीजनल पार्टियों के गढ़ में उन्हें शिकस्त देनी होगी। कुछ जगह एनडीए के बैनर तले जुटे साथी पुरानी ताकत खो चुके हैं, तो कुछ राज्यों में विपक्षी दल कमर कसकर मैदान में आ खड़े हुए हैं। 193 लोकसभा सीटों को समेटे 6 राज्य इस बार फैसला करेंगे कि बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं, क्योंकि इन 6 राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी होगी। लोकसभा चुनाव का घमासान मतदान के चरण बढ़ने के साथ दिलचस्प रूप से गर्म हो चला है। भारत में किसी भी लोकसभा चुनाव का नतीजा विभिन्न राज्यों में हुए मुकाबलों के नतीजों से मिलकर ही बनता है। अतीत की याद करें तो 1989 से 2004 के बीच गठबंधनों के 25 सालों के दौर में हुए आम चुनाव 9 सेट वाले टेनिस मैच की तरह थे। जो खिलाड़ी 5 सेट जीतता वही चुनावी ग्रैंड स्लैम जीत ले गया। आम चुनाव में ये 9 सेट थे। 25 साल किया फैसला। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, विभाजन से पहले का आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
राजस्थान, कर्नाटक और केरल। इनमें कुल 351 लोकसभा सीटों का फैसला होता था। जो पक्ष इनमें से 5 को जीतता था वो 200 सीटों के आंकड़े के करीब पहुंच जाता, जो कि किसी गठबंधन के लिए 272 के बराबर था। लेकिन यह गणित 2014 में खत्म हो गया। इस बार के चुनाव के लिए गणित बदल चुका है। अब इलेक्शन का फैसला करने वाले राज्यों में शामिल हैं 24 के 6 खिलाड़ी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा। 193 लोकसभा सीटों का फैसला करने वाले इन राज्यों में जबरदस्त टक्कर है। ये तय कर देंगे कि 4 जून को आने वाले नतीजों में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिलेंगी। अगर उसे ज्यादा सीटें जीतनी हैं तो इन्हीं राज्यों को जीतना पड़ेगा। अगर हम 1977 में बनी सरकार को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मानकर चलें तो उसके बाद से जन्मे मतदाताओं के लिए लोकसभा में बहुमत का विचार अनजाना ही होगा। इसलिए 2014 में मोदी की जीत को वो विपक्ष का सफाया मान सकते हैं। हालांकि बीजेपी 282 सीटों के साथ बहुमत से कुछ सीट ज्यादा ही पा सकी थी। 1969 में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से अलग होने के बाद इंदिरा गांधी तब की लोकसभा में औसतन 350 का आंकड़ा तो हासिल करती ही थी। 2019 में पुलवामा बालाकोट के कारण राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार ने बीजेपी के वोट प्रतिशत में बड़ा इजाफा तो किया, लेकिन कुल सीटों की संख्या 20 बढ़कर 303 पर ही पहुंची। यह आंकड़ा कहता है कि किसी एक नेता की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद भारत का चुनाव राज्य दर राज्य लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने 12 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, हिमाचल की 320 में से 278 सीटें जीती। लेकिन बाकी राज्यों में बड़ी जद्दोजहद के बावजूद पार्टी 25 सीटें ही जीत पाई थी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बंगाल और ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वहां के क्षेत्रीय दलों से पीछे ही रही। बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि राजीव गांधी 1984 में रिकॉर्ड 414 सीटें जीतने के बावजूद 48.12% वोट ही हासिल कर पाए थे। इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो ये कि इन 224 सीटों में बीजेपी के वर्चस्व वाले 12 राज्यों की जो सीटें शामिल हैं, उनमें से अधिकतर पर 2024 के दूसरे दावेदारों को कहीं तीखे मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि विपक्ष ने गठबंधन किए हैं, कुछ जातियां नाराज हैं और पुलवामा जैसा कोई भावनात्मक मुद्दा भी नहीं है। हरियाणा का ही उदाहरण लीजिए, जहां बीजेपी के लिए कई विपरीत हालात हैं। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा है, लेकिन याद कीजिए कि 2019 में बीजेपी को हरियाणा में 58.21% वोट मिले थे। विपक्ष में चाहे जितना भी जोश भर आया हो, उसके लिए चुनौती कड़ी है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि आंकड़े ये तो बताते हैं कि बीजेपी ने इन 224 सीटों को एक झटके में जीत लिया, यानी बाकी 319 सीटों में से पार्टी केवल 79 सीटें जीत पाई। बेशक उसने इन सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 1/4 है। तो अगर ये 224 सीटें फिर इस बार बीजेपी जीतती है तो 370 के आंकड़े तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए बाकी 319 सीटों में से करीब आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेंगी। असल लड़ाई यहीं पर है। यह हमें 6 प्रमुख राज्यों पर नजर रखने के विचार पर वापस लाता है। ये 6 राज्य कुल 193 लोकसभा सीटों का फैसला करते हैं। इनमें से 4 यानी कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड उन 12 राज्यों में शामिल थे जिनमें बीजेपी ने 2019 में सफाया कर दिया था। अब इन 4 राज्यों में मोदी के लिए नई राजनीतिक चुनौतियां उभर आई हैं। बाकी 2 राज्य यानी बंगाल और ओडिशा उन्हें पहले ही तरह तरह से चुनौती दे चुके हैं। इनके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में 100 सीटें ऐसी हैं जो पार्टी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। 303 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को इन 6 राज्यों में और करीब 100 सीटें जीतनी पड़ेंगी। इन 6 में से हर राज्य में बीजेपी का सामना अलग अलग वास्तविकता से है। महाराष्ट्र और बिहार में उसके अग्रणी सहयोगी काफी कमजोर पड़ चुके हैं। शिवसेना टूट चुकी है, जेडीयू बेदम नजर आ रही है। पीएम मोदी के लिए दोहरी चुनौती ये है कि वो अपने नाम पर सहयोगियों के लिए भी वोट जुटाएं। झारखंड और कर्नाटक में सरकार विरोधियों की है। ओडिशा में 2019 की तरह मैच दोस्ताना नहीं है। इस बार राजनीतिक भूगोल में नतीजा भले ही साफ नजर आ रहा हो, मगर कुछ हिस्से में संघर्ष 2019 से भी तीखा है। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। हालांकि दोनों ही राज्यों की क्षेत्रीय राजनीति पिछले अरसे में कई करवट बदल चुकी है। इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव 2019 से अलग हालात लिए हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहीं बिहार 40 सांसदों को दिल्ली भेजता है। मतलब साफ है, बीजेपी के मिशन 370 में ये दोनों राज्य निर्णायक भूमिका निभाने वाले राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अपने बूते पर क्या प्रदर्शन रहता है, सहयोगियों का क्या प्रदर्शन रहता है, ये बड़ी महत्व की बात रहने वाली है। और हाल के दिनों में जिस तरह की सियासी उठापटक दोनों राज्यों में देखने को मिली है, उसके बाद कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है।
ऐसे में इसकी सियासी साख भी अन्य राज्यों से ज्यादा है और केंद्र की सत्ता में काबिज होने का सपना देखने वाले दलों की नजर महाराष्ट्र पर होती है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए के बीच तल्ख मुकाबला है। इनमें 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 या 2% वोट से हार जीत तय हो सकती है। 15 सीटों पर 3% से कम वोट के अंतर से हार जीत होने की संभावना है। बची हुई अन्य सीटों पर एनडीए और इंडिया में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के मैदान जंग में इस बार का मुकाबला 2014 और 2019 से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे और बीजेपी अलग अलग हो गए। एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। 3 साल बाद शिवसेना टूट गई, जहां उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए और मुख्यमंत्री बन गए। उधर अजीत पवार भी शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए। 2024 के रण में बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, राष्ट्रीय समाज पार्टी है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट हैं। महाराष्ट्र में 48 में 9 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। एनडीए की 9 सीट और इंडिया गठबंधन की 6 सीटों पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एनडीए के गढ़ भंडारा, चंद्रपुर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, नासिक, मुंबई साउथ, धुले, सांगली, सोलापुर में एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिलचस्प टक्कर हो सकती है। इन सीटों पर 1% वोट से हार और जीत होने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के गढ़ औरंगाबाद, बुल्ढाना, नांदेड़, नंदुरबार और सतारा सीटों पर भी बेहद नजदीकी मुकाबला है। महाराष्ट्र की 15 सीटों पर क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है। वहीं अहमदनगर, बारामती, भिवंडी, हटकांगले, गढ़चिरौली, हिंगोली, शिरडी, रायगढ़, यवतमाल में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। इन सीटों पर 3% वोटों से हार जीत हो सकती है और ये भी तय है कि 3% से हार जीत वाली सीटों पर अंत समय तक माहौल बनाने वाले उम्मीदवार ही जीत का स्वाद चख पाएंगे। बिहार में 5 साल पहले विपक्ष को करारी शिकस्त देने वाला एनडीए इस लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इनमें से लगभग 1/4 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए के लिए चिंता का सबब बन सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की सुनामी में बीजेपी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और दिवंगत रामविलास पासवान की एलजेपी को एक साथ 39 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2019 के चुनाव में बिहार में एनडीए का मत प्रतिशत 53 से अधिक था, जो विपक्षी महागठबंधन को मिलने वाले मतों से लगभग 20% ज्यादा था। लेकिन एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बीच कुछ सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को इस बार परेशानी हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की कम से कम 6 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख मतों से कम था और इनमें से 4 सीटें गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में हैं। इनमें से एक लोकसभा सीट जहानाबाद है, जहां जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन जीत का अंतर मात्र 1751 मतों का था। जहानाबाद सीट पर उपविजेता रहे आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पूर्व में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार आरजेडी ने एक समय कट्टर प्रतिद्वंदी रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के साथ गठबंधन किया है। इस बार पटना साहिब से सटे पाटलिपुत्र में भी कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। हालांकि ज्यादातर शहरी आबादी बीजेपी समर्थक मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी महागठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। एनडीए 2009 से इन दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में दक्षिण बिहार की आरा और सासाराम सीटों पर बीजेपी ने आसान जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहा था। आरा से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं। वहीं बता दें, सासाराम निर्वाचन क्षेत्र को कभी पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का गढ़ माना जाता था। एनडीए को गंगा के उत्तरी क्षेत्र में किशनगंज लोकसभा सीट पर अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए को कटिहार, छपरा, सीवान और महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी से बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है। बावजूद इसके बीजेपी ने बांग्लादेश सरहद से सटे इस राज्य पर पकड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं ओडिशा में आखिरी वक्त में बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर सीटें देने वाले कर्नाटक की जनता ने विधानसभा में कांग्रेस को चुना है हाल में। तो आखिर में बचता है झारखंड, जिसके मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं। इन चारों राज्यों में सियासी समीकरण उलझे हुए हैं और बीजेपी को इन मुश्किल हालातों के बीच से सीटें निकालकर दिखानी होंगी, तभी ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में जहां माना जा रहा था कि टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं ममता बनर्जी ने सारी 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके इस कयास पर पूर्ण विराम लगा दिया। बंगाल में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम चुनावी मैदान में अलग अलग उतर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 2014 में बीजेपी ने यहां महज 2 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही थी और सबको चौंका दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कड़ी मेहनत की, पार्टी को जीत का भरोसा भी था। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सिक्का नहीं चला। ममता बनर्जी ने यहां सरकार बनाई और बीजेपी विपक्ष में बैठी। हालांकि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा। ओडिशा की विधानसभा में बीजू जनता दल को बहुमत हासिल है, मगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त में बातचीत खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटें मांग रही थी और विधानसभा में बीजेडी को बड़े भाई की हैसियत देने की पेशकश की थी। बात नहीं बनी तो बीजू जनता दल और बीजेपी ने सभी 21 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, इसलिए चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने इस चुनाव में ओडिशा के अंदर धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा और जुएल ओराम जैसे पुराने नेताओं पर दांव लगाया है। इसके अलावा बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले भर्तहरि मेहताब जैसे नेताओं को भी कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं बीजेडी ने पुरी और कटक लोकसभा सीट समेत कई क्षेत्रों में कैंडिडेट बदल दिए हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने रिकॉर्ड 25 सीटों पर जीत का पिछला प्रदर्शन दोहराने तो कांग्रेस के सामने वजूद बचाने की चुनौती है। लोकसभा की महज 1 सीट पर काबिज कांग्रेस भले ही प्रदेश की सत्ता में है, पर बीजेपी और जेडीएस गठबंधन की किलेबंदी से पार पाना उसके लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। वहीं एनडीए और इंडिया की ओर से झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ से इस दावे के पक्ष में तर्क भी दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने 11 सीटों पर अनुभवी चेहरों के जरिए चुनावी दांव खेला है। पार्टी झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान पर भरोसा कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी चुनाव में आदिवासी नेता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहा है। राज्य के अंदर इंडिया अलायंस में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41%, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस को 25% वोट शेयर मिला था। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम देश के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अगर बीजेपी की अगुवाई में तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो फिर विपक्ष को संसद में दम दिखाने के लिए बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। वहीं चुनाव में पेचीदा बने 6 राज्यों की 193 सीटों पर अपोजिशन बाजी मार ले जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा विजयी अभियान घेराबंदी की जद में आ जाएगा। हालांकि बीजेपी जीत को निश्चित मानकर चल रही है, उसका मकसद जीत को ऐतिहासिक बनाने पर है। वहीं इंडिया गठबंधन और उससे अलग बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरी क्षेत्रीय पार्टियां आम चुनाव को अस्तित्व की जंग मानकर लड़ रही हैं। ऐसे हालात में हर एक ने चुनावी जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया है। अब 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने किसके दावों पर कितना भरोसा किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को जानती है, इसलिए आपने देखा होगा इस बार दक्षिण राज्यों पर बड़ा फोकस किया गया। तमिलनाडु में भी 39 सीटें हैं, इस पर बहुत जोर दिया गया है। वहीं अपने पिछले प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में दोहराने का प्रयास भी बीजेपी कर रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।